नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम में हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत फ्रेम किया जा रहा है और इस टॉपिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है विद्यार्थियों को। देखिए, टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। बड़े ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो जो यहाँ से जारी किया गया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट पे बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक्चुअल में मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग फीडबैक जानेंगे। ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके सामने कोई भी आप टास्क रखते हैं, ठीक है, हमारे घर में जैसे शादी ब्याह होता है या अदर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम लोग अपने मन मुताबिक कार्ड को छपवाते हैं। तो आपने देखा होगा कार्ड में वही छपकर आता है जो हमारी इच्छा होती है वही छपवाने की। तो होता क्या है कि जैसे एक सीक्वेंस में आप लोग कोई भी चीज देना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस को शो करना, ठीक है, वही मशीन इनपुट आउटपुट कहलाता है। आप क्या करते हैं, अपना इनपुट देते हैं, ठीक, और जैसा इनपुट आप देते हैं मशीन वैसा ही आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देता है भाई। ठीक, इसमें आप सभी लोग ये देखेंगे जो आपकी इच्छा होती है वो छपकर आपके सामने आता है। मशीन भी कुल मिलाकर यही काम करती है, ठीक है, आपके बिहाफ पर ये वर्क करती है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जान लें। एक्चुअल में मशीन इनपुट आउटपुट दो प्रकार से फ्रेम किया जाता है। ठीक, वो दो प्रकार हैं आपके। सबसे पहला जो होता है, देखिए दो प्रकार से फ्रेम किया जाता है। पहला वाला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग लास्ट स्टेप बोलते हैं, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं एज ऑन सीरीज। ठीक, तो ये दो प्रकार से हमारा मशीन इनपुट आउटपुट फ्रेम किया जाता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं इस पर, लास्ट स्टेप पर। क्या होता है भाई लास्ट स्टेप, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। लास्ट स्टेप क्या होता है। लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहां पे आपके सामने एक इनपुट क्रिएट किया जाता है, इनपुट दिया जाता है भाई, ठीक है, और फिर उस इनपुट के बाद उसके कुछ स्टेप्स यहां पर अरेंज किए जाते हैं, स्टेप दिए गए होते हैं। इस तरीके से इनपुट दिया गया होता है और इनपुट के बाद उसके कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इनपुट यहां पर दिया गया होता है उस इनपुट को रीड आउट करना है। यानी पहले आपको इनपुट पढ़ना है भाई, फिर इनपुट के बाद आपको आ जाना है स्टेप में, और स्टेप में आपको पढ़कर यह पता करना है कि जो ये स्टेप्स दिए गए होते हैं इन स्टेप्स में लॉजिक क्या फाइंड आउट किया आपने। लॉजिक यानी लॉजिक की बात होगी यहां पे। आपको लॉजिक को फाइंड आउट करना है, और लॉजिक को फाइंड आउट करने के बाद नीचे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नीचे आपके सामने दिए गए होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको इसी लॉजिक पर सॉल्व करना है, अदर कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी आपके सामने जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा दैट टाइम इनपुट आपके सामने गिवन होगा। इनपुट के बाद उसके कुछ स्टेप्स यहां दिए गए होंगे, उन स्टेप्स को पढ़ना है और पढ़कर आपको लॉजिक को फाइंड आउट करना है। और जब लॉजिक आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर से देखिए ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी लॉजिक पर देने होते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता है। ठीक, अब इसकी कुछ बेसिक चीजें हम समझते हैं। बेसिक चीजें क्या होती हैं जरा ध्यान से देखें। जैसे सपोज दैट हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप की। किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट स्टेप की बात हो रही है भाई यहां पे। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लास्ट स्टेप दिया हुआ है, ठीक, कोई भी लास्ट स्टेप दिया है, ये बेसिक चीज है, इसको समझ लीजिए। ये एक नंबर का क्वेश्चन या जो एक क्वेश्चन है वो ऐसे ही देखकर आप टिक कर सकते हैं, फिर चाहे उसमें लॉजिक फाइंड आउट हो आपसे या ना हो। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपके सामने कोई भी स्टेप दिया हो, यानी कोई भी आपके सामने स्टेप दिया हो भाई, कोई भी स्टेप दिया हो,
स्टेप दिया हो। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? लास्ट स्टेप की। यानी कोई भी स्टेप आपके सामने दिया हो, ठीक है, तो आपसे अगर उससे पहले का कोई भी स्टेप पूछा जाए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके सामने स्टेप नंबर 4 दिया है, ठीक, और आपसे इससे पहले का कोई भी स्टेप आपसे पूछता है, आपसे पूछे कि भैया इसका थर्ड स्टेप क्या रहा होगा, या सेकंड स्टेप क्या रहा होगा, या फर्स्ट स्टेप क्या रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सीधे आंसर देते हैं CND, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक, क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन समझिए। देखिए लास्ट स्टेप में सीरीज कभी पीछे वापस, मशीन कभी पीछे वापस नहीं जाती है, मशीन हमेशा आगे टाइप करती है, ठीक है। इसी वजह से पीछे का कोई भी स्टेप अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर हम लोग हमेशा CND को टिक करते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज तुम्हें यहां पर यह ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी स्टेप दिया है और अगर इसके आगे का अगर कोई स्टेप आपसे पूछा है, जैसे कोई भी स्टेप दिया हो और इसके आगे का अगर कोई भी स्टेप आपसे पूछा, जैसे स्टेप नंबर 4 दिया है और आपसे कहे कि इसका जो है 5वां स्टेप क्या होगा, आपसे पूछे कि इसका 5वां स्टेप क्या होगा भाई, ठीक, तो हम देखेंगे इसका 5वां स्टेप, जैसे 5वां पूछे या 6ठा पूछे या 7वां पूछे, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पास इनपुट में लॉजिक दिया गया होता है, लॉजिक हम फाइंड आउट कर चुके होते हैं, उसी के बिहाफ पर आगे के स्टेप को हम लोग फ्रेम कर देते हैं। ठीक है भाई, अब जरा इसके पॉइंट 2 की बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी स्टेप दिया है, मान लो सपोज दैट, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए आपके सामने स्टेप नंबर आपके सामने दिया हुआ है, जैसे स्टेप 6 दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, और आपसे ये कहे कि किसी इनपुट का स्टेप नंबर 6 ये है, तो इसका 10वां स्टेप क्या होगा, आपसे 10वां स्टेप पूछे, ठीक, और मान लीजिए आपने उसको अरेंज करना प्रारंभ किया अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ठीक, तो जब अकॉर्डिंग टू लॉजिक जब आपने उसको बनाना प्रारंभ किया और मान लीजिए वो आपका 8 स्टेप में अरेंज हो गया, 8 स्टेप में पूरा का पूरा आपका अरेंज हो गया, लेकिन भाई उसने तो पूछा कि भाई इसका 10वां स्टेप क्या होगा और अरेंज हो गया 8 स्टेप में, तो आपका फिर ऐसी कंडीशन में आंसर आता है कि ऐसा कोई चरण संभव नहीं है भाई, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ऐसा कोई चरण नहीं है या संभव नहीं है, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा भाई, ठीक। अब इसका तीसरा जरा पॉइंट समझते हैं। देखो मैं आपको ये वो पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आप कभी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर उसके आगे के स्टेप्स नहीं बनते हैं तो हम उसे देखकर उत्तर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जानने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई स्टेप दिया है, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्टेप आपके सामने दिया, सपोज दैट स्टेप नंबर 3 दिया है, वो आपसे प्रश्न करता है कि किसी इनपुट का स्टेप नंबर 3 ये है, तो वो इनपुट क्या था, आपसे पूछे तो वो इनपुट क्या था, यानी इनपुट के बारे में आपसे फाइंड आउट कराए कि वो इनपुट क्या था भाई, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर फिर से आ जाएगा भाई CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान रखें, किसी भी स्टेप की वजह से या किसी भी स्टेप से इनपुट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, इनपुट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनपुट के बिहाफ पर स्टेप तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन स्टेप के बिहाफ पर इनपुट को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखकर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में आगे मूव करते हैं। देखिए भाई आगे मूव करते हैं, फिर से मैं एक बार आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा आप लोग एक बार फिर समझिए करना क्या है आपको, यहां पे करना क्या है, आपके सामने दिया गया होगा इनपुट दिया गया होगा आपके सामने,
फिर उसके कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे भाई, और उन स्टेप्स को आपको रीड आउट करना है, और उन स्टेप्स में आपको लॉजिक को फाइंड आउट करना है, और लॉजिक को फाइंड आउट करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए होंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी लॉजिक पर देना है जो लॉजिक आपने फाइंड आउट किया है। अब चलिए मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो बेटे, एक चीज बहुत आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझें, ये वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, इस पर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको निकल के आएगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने का प्रयास आप सभी लोग करें, कहीं से भी जहां से आपको मिले वहां से आप लगाएं। ठीक है, हम यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। तो अब आप देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें लॉजिक पे बात करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन में लॉजिक क्या क्या फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए भाई, पहला जो लॉजिक बनता है पहला वो बनता है आपका पहले आपके वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट पे बनता है भाई, फिर आपके कॉन्सोनेंट पे लॉजिक बनता है। ठीक है, और देखिए जो लॉजिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उन लॉजिक के अपोजिट लॉजिक भी बनते हैं। जैसे पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, इसका अपोजिट क्या बन जाता है भाई, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल। ठीक है, और दूसरा जो लॉजिक बनता है वो होता है बेटे डिक्शनरी ऑर्डर, यानी डीओ जिसको बोलते हैं, ये बनता है हमारा डिक्शनरी ऑर्डर पे आधारित। ठीक है, फिर तीसरा जो लॉजिक बनता है वो बनता असेंडिंग ऑर्डर में नंबर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर की बात करेगा भाई आपके। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा बनता है, इसी का अपोजिट अगर देख लें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया जा सकता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो सकते हैं, और यहां पे ये हो सकता है आगे से, अगला लॉजिक है आगे से वॉवेल और फिर पीछे से कॉन्सोनेंट, आगे से वॉवेल और फिर पीछे से कॉन्सोनेंट, इस प्रकार से भी अरेंज किया जा सकता है। अब इसका अपोजिट लॉजिक क्या बनता है, अपोजिट लॉजिक बनता है पीछे से वॉवेल और आगे से कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अगला लॉजिक बेटे, और जो ये वो चुनिंदा लॉजिक हैं जो एग्जाम में अक्सर करके आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, फिर बनता बेटे लेटर काउंटिंग, एलसी, लेटर काउंटिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी लेटर जो दिए गए होते हैं उनके बिहाफ पर काउंट करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं एग्जाम में बहुत सारे लॉजिक हैं जो फ्रेम किए जाते हैं। हो सकता है नंबरों को आपस में ऐड करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा हो सकता है लेटर में, जितने लेटर काउंटिंग ऑर्डर से अभी मैं बता रहा था, जैसे पहले छोटे स्मॉल लेटर वाले आ जाएं, फिर बाद में कैपिटल लेटर वाले आ जाएं। और लेटर काउंटिंग में क्या होता है, लेटर काउंटिंग में ये होता है आपके सामने लेटरों के नंबरों को काउंट करके, जैसे किसी में सपोज दैट मान लीजिए मैंने लिखा बैड, सपोज दैट मैंने लिखा बैड, तो बैड में है हमारे 3 लेटर। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा गुड, और गुड में है हमारे 4 लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है पहले बैड को अरेंज किया गया हो, फिर गुड को अरेंज किया गया हो, यानी लेटर के बिहाफ पर। ठीक है, और इसमें एक सबसे भयंकर और जबरदस्त लॉजिक होता है जिसका नाम होता है अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या कहता है, अपोजिट ऑर्डर ये कहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर हम एक उठाते हैं, जैसे प्रारंभ में मैंने लिखा बैड, अपोजिट ऑर्डर ये कहता है कि बैड का जो अपोजिट होता है वो गुड होता है। तो बैड आगे से ले लिया और गुड पीछे से ले लिया। ये देखिए इस तरीके से इसको क्या करते चले जाते हैं हम लोग, जो है अरेंज करते हुए चले जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं मशीन इनपुट में। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न इसमें फ्रेम किए जाते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक इनपुट आपके सामने इस प्रकार से लिखा गया है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं फ्रेम करने जा रहा हूं। कोई एक इनपुट इस प्रकार से लिखा है 20 हा 14 ना 18 फा और
17 ला। ये देखिए, ये एक इनपुट आपके सामने लिखा गया है, 20 हा 14 ना 18 फा 17 ला। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं। देखिए, इसका मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। स्टेप नंबर इसका 1 मैंने लिखा और सबसे पहले लिखा मैंने 14 20 हा ना 18 फा 17 ला। फिर इसका स्टेप नंबर 2 लिखा मैंने भाई, मैंने लिखा 14 फा 20 हा ना 18 17 ला, ठीक है। फिर मैं स्टेप नंबर इसके 3 पे गया, मैंने लिखा 14 फा 17 20 हा ना 18 और ला, ठीक है। अब मैं स्टेप नंबर 4 पे गया, मैंने कहा 14 फा 17 और फिर मैंने लिखा हा, फिर लिखा मैंने 20, फिर लिखा ना, फिर लिखा हमने 18 और फिर लिखा ला, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 पे गए भाई, हमने लिखा 14, फिर लिखा फा, फिर लिखा 17 और उसके बाद फिर लिखा मैंने हा और फिर लिखा 18, फिर लिखा 20, फिर लिखा ना और फिर लिखा हमने ला, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 में हम लोग गए भाई, 6 में हमने लिखा 14 फा 17 हा, फिर लिखा मैंने 18 और फिर लिखा ला और फिर लिखा मैंने 20 और फिर लिखा ना, और इसको मैंने लिख दिया कि भाई 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आई होप गाइस कि आप सभी लोग इसको समझ पाए होंगे इसमें क्या हो रहा है। देखिए, हमने इनपुट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है स्टेप को रीड आउट करना भाई, स्टेप को पढ़ना। अब स्टेप को पढ़ने के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है, जो स्टेप्स में लॉजिक दिए गए होते हैं। अब यहां पे देखिए, एक चीज तुमको यहां याद रखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो स्टेप बाय डिफॉल्ट अपने आप अरेंज हो जाता है उसको कभी भी हम स्टेप काउंट नहीं करते हैं। गॉट इट? फिर देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो स्टेप अपने आप अरेंज हो जाएगा उसको कभी भी हम लोग स्टेप काउंट नहीं करते। बाय डिफॉल्ट जो अरेंज होता है, चाहे फिर वो लेटर अरेंज हो रहा हो अपने आप में, चाहे फिर वो डिजिट अरेंज हो रहा हो अपने आप में, चाहे फिर वो वॉवेल अरेंज हो रहा हो अपने आप में, चाहे फिर वो कॉन्सोनेंट अरेंज हो रहा हो अपने आप में। लेटर में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों आ जाते हैं, एज यू नो, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी इसका लॉजिक फाइंड आउट कर चुके होंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इनपुट पढ़ा 20 हा 14 ना 18 फा 17 ला, तो सबसे पहले आया 14 और 14 आया यानी कि सबसे और पूरा उतार दिया। हमने ऑब्जर्व किया कि ये 14 इस पूरे इनपुट में असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे छोटा नंबर है। 14 लिखा हमने और पूरा उतार दिया, यानी सबसे पहले डिजिट को लिखा हमने। फिर हम स्टेप नंबर 2 में गए, हमने 14 लिखा, उसके बाद हमने फा लिखा और फिर पूरा उतार दिया। तो हमने देखा इस पूरे अरेंजमेंट में फा यानी लेटर जो है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो रहा है, या असेंडिंग ऑर्डर कह दें या डिक्शनरी ऑर्डर क्रम कह दें, ठीक है, वो भी उसी में अरेंज हो रहा है।
तो 14 पहले स्टेप में अरेंज किया, दूसरे स्टेप में लेटर, यानी पहले स्टेप में डिजिट अरेंज किया असेंडिंग में, दूसरे स्टेप में लेटर अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तीसरे स्टेप में फिर मैंने ऑब्जर्व किया 17 यानी नंबर को अरेंज किया है, यानी असेंडिंग में ही चल रहा है लेकिन जो सबसे छोटा था उससे थोड़ा बड़ा वाला हमने अरेंज किया, फिर अगले में पहुंचे लेटर को अरेंज किया। तो जो लॉजिक यहां पर वर्क कर रहा है वो लॉजिक ये वर्क कर रहा है डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर, ठीक। और ध्यान रखें ये लॉजिक तुमने यहां फाइंड आउट किया है, एग्जाम में इसका अपोजिट लॉजिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट, ठीक। तो यहां पे जो चल रहा था डिजिट और लेटर का कॉम्बिनेशन चल रहा था। अब मैं यहां पर ये ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप अरेंज हो रहा हो, बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो चीज अपने आप अरेंज होती है उसको हम लोग स्टेप काउंट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, 14 लिखा पूरा उतार दिया, कुछ भी बाय डिफॉल्ट अरेंज नहीं हुआ। फा लिखा फिर पूरा उतार दिया, देखिए कोई भी अरेंज नहीं हुआ। 17 लिखा फिर पूरा उतार दिया, हा लिखा फिर पूरा उतार दिया, फिर अब हा के बाद नंबर आया, लेटर का डिजिट का नंबर आया, 18 लिखा फिर पूरा उतार दिया, 18 के बाद नंबर आया अब लेटर का, तो ला लिखा और फिर पूरा उतार दिया। और जैसे ही ला लिखा वैसे ही अकॉर्डिंग टू लॉजिक नंबर था डिजिट का जो कि बाय डिफॉल्ट अरेंज हो गया, फिर नंबर था लेटर का वो भी बाय डिफॉल्ट अरेंज हो गया। इसीलिए 20 और ना को हमने स्टेप काउंट नहीं किया और हमने लिख दिया कि 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप, यानी इस इनपुट के टोटल अरेंज करने में हमें 6 चरण लगे इस इनपुट को अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ठीक है। अब यहां पर बनते हैं क्वेश्चन, यानी ऐसा एग्जाम में आपके सामने गिवन होगा, कहीं किसी बुक से या कहीं से भी पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रेम आता है। देखिए यहां पे ऑलरेडी यहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो और ये स्टेप्स जो हैं वो फ्रेम किए गए पहले से। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन इसके नीचे बनते हैं, ठीक है, जो भी 3 4 5 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको इसी पर आधारित एक क्वेश्चन यहां आपके सामने भाई डाल रहे हैं। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने आपके सामने हमने एक इनपुट दिया, क्या है इनपुट दिया और इनपुट में मैंने कहा कि गो 12 डू 42 और ना 33, ये मैंने एक इनपुट दिया। और अब मैंने आपसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा प्रश्न ये पूछा कि इस इनपुट को व्यवस्थित करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए। प्रश्न ये है कि हाउ मेनी सच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर अरेंज दिस इनपुट, यानी इस इनपुट को अरेंज करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको अभी लॉन्ग ट्रिक से बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कि शॉर्ट में इसको कैसे किया जा सकता है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, शॉर्ट ट्रिक तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको लॉन्ग ट्रिक पे कमांड होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आप अगर पहले से शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो तो आपको ये चीज पता नहीं चल पाएगी कि बाय डिफॉल्ट कौन सी चीज अपने आप अरेंज हो रही है। लेकिन जब आप लॉन्ग ट्रिक पे आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि कौन सी चीज अपने आप बाय डिफॉल्ट अरेंज हो रही है। अभी मैंने आपसे कहा कि इस इनपुट को व्यवस्थित करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग चले स्टेप नंबर 1 में, भाई उसने पूछा कितने स्टेप चाहिए। अब देखिए लॉजिक हमें कोई और अप्लाई नहीं करना है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला था उसी क्वेश्चन का लॉजिक आपको यहां पर अप्लाई करना है, जैसा कि एग्जाम में भी आपको करना है। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले डिजिट अरेंज हो रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें सबसे पहले डिजिट उठाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आएगा 12, फिर लिखेंगे गो, फिर लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे 42, फिर लिखेंगे ना और फिर लिखेंगे 33, ठीक है। अब बारी आ गई हमारे क्या किसकी, लेटर की, तो 12 लिखेंगे और असेंडिंग में लेटर भी हो रहा है तो 12 डू गो 42 ना 33। अब स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, अब बारी आई डिजिट की, तो इसमें जो छोटा डिजिट कौन सा है 33, तो डू 33 और फिर लिखा आपने गो
और फिर लिखा 42 और फिर लिखा ना। अब तुम्हें यहां पे एक बात समझनी होगी भाई, जैसे ही तुमने 33 लिखा अकॉर्डिंग टू लॉजिक गो अपने आप अरेंज हो गया है बेटे, ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉजिक गो अपने आप अरेंज हो गया है। और अब अगले स्टेप में बारी आई नंबर की और नंबर भी अपने आप अरेंज हो गया है भाई अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ठीक है। फिर बारी आई लेटर की तो लेटर भी अपने आप अरेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू लॉजिक, जो लॉजिक हमने आपको बताया था। तो 12 लिखा, डू लिखा, 33 लिखा, जैसे ही 33 लिखा गो अपने आप अरेंज हुआ, 42 को उतारना पड़ेगा वो भी अपने आप अरेंज हो गया, ना को उतारना पड़ेगा वो भी अपने आप अरेंज हो गया। तो भाई ये टोटल कितने स्टेप में अरेंज हो गया? टोटल स्टेप इसके जो स्टेप लगे वो कितने लगे भाई? 3 स्टेप लगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप में क्या हो गया? अरेंज हो गया। अब इसी की हम लोग शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि अब देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने बोला था ना अभी आपसे क्या कि आपको जब लॉन्ग ट्रिक आपको आ जाएगी तो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। तो देखते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। चलिए सभी लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या दी हुई है, जरा समझें। देखिए शॉर्ट ट्रिक में अब देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए मैंने कहा डिजिट को लिखते हैं, ठीक है, मतलब जो लॉजिक हमारा दिया हो उसके बिहाफ पर। तो स्टेप 1 में डिजिट आएगा जो सबसे छोटा होगा, तो यानी ये स्टेप 1 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब बारी आई लेटर की, तो लेटर में ये स्टेप नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब बारी आई, और क्योंकि पूरा हम उतार रहे हैं, अब बारी आई फिर से डिजिट की, तो डिजिट में जो छोटा डिजिट है वो कौन है? 33, ये स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। और जैसे ही 3 लिखोगे गो अपने आप अरेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि हम सारा उतार रहे हैं, तो इसको लिख दीजिए 3.1। और जैसे ही गो लिखोगे 42, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉजिक अपने आप अरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2, और ये भी अपने आप अरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3। तो जहां तक वैल्यू टोटल ली गई है वहां तक आप मान लीजिए 3, यानी टोटल जो स्टेप लगे हैं इसको अरेंज करने के लिए वो कितने स्टेप लगे भाई? 3 स्टेप लगे। समझ में आ गया? तो ये शॉर्ट ट्रिक आप कब कर सकते हो? ये शॉर्ट ट्रिक आप तब कर सकते हो जब आपको इस पर टोटल कंप्लीटली कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज बाय डिफॉल्ट अपने आप अरेंज होती है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कभी भी हम लोग स्टेप काउंट नहीं करते हैं, ठीक। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन? अब मैं आपके सामने एक अलग से क्वेश्चन आ रहा है, एक इनपुट लिख रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई। इनपुट मैं दे रहा हूं आपको, इनपुट में मैंने लिखा आपके सामने 42, 68, 17 और 16 और सपोज दैट 9, और एक और ले लेते हैं हम लोग यहां पे 11। ये देखिए अब मैं इनपुट आपके सामने एक फ्रेम कर रहा हूं। देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है। इनपुट फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग और फिर देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखिए स्टेप नंबर 1 में गए, स्टेप 1, ठीक है, और स्टेप नंबर 1 में गए, सबसे पहले लिखा मैंने 81, फिर लिखा 42, 68, 17, 16, 11, ठीक है। सभी लोग ध्यान से लिखें, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, अब लिखा है आपके सामने यहां पर 4, 81, 42, 68, 17 और फिर लिखा है 16 भाई हमने। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 की ओर चलेंगे और लिखेंगे हम लोग 49, 4, 81, 42, 68 और 17 आ गया भाई हमारा। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। सभी लोग ध्यान से देखें, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस इनपुट, ठीक है, लॉजिक में क्या चल रहा है फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे 64, 49, 4, 81, 42
और 68 लिख लेंगे भाई हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, तो स्टेप नंबर जब 5 में चलेंगे तो हम लिखेंगे 36, 64, 49, 4, 81 और फिर लिखेंगे 68। फिर स्टेप नंबर 6 में 196 और फिर लिखेंगे 36, 64, 49, 4 और 81। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 7 में भाई, और स्टेप नंबर 7 में हम लोग लिखेंगे 4, 36 और 36 के बाद 49 और 49 के बाद 64 और 64 के बाद 81 और 81 के बाद 196। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है ये, है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम लोग स्टेप बाय ऑब्जर्व करते हैं, अचानक से एक नया नंबर अपीयर हो रहा है, इसको समझना है आपको कि ये जो नया नंबर अपीयर हो रहा है ये कैसे हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि अचानक से एक नंबर गायब हो रहा है, तो जो नंबर गायब हो रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसी के साथ ऐसा हुआ है कि वहां उसकी वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक नया नंबर आपके सामने आ गया। अब तुम ऑब्जर्व करो इसमें कौन सा नंबर डिसअपीयर हो रहा है, कौन सा नंबर गायब हो रहा है, 9 गायब हो रहा है। ठीक, और आ कौन सा रहा है, 81 नया आ रहा है। अब तुम यहां पे ये ऑब्जर्व करो कि जो नंबर 9 है वो नंबर 9 इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा नंबर है भाई, हाँ है, दिख रहा है आपको। तो अब जो 9 नंबर गायब हुआ है वो गायब हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए यहां पे जो लॉजिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि यहां से असेंडिंग ऑर्डर में यानी जो सबसे छोटा नंबर है उसको उठाकर उसका स्क्वायर लिख दिया गया है, और एक चीज आपस में उनके नंबरों को ऐड करने के बाद, जैसे यहां छोटा नंबर 9 है, अब इसके साथ और कोई नंबर तो है नहीं, तो सीधे सीधे इसका स्क्वायर लिख दिया है, 9 ने 81 और 81 लिखा और पूरा उतार दिया। ठीक है बेटे, अब अगले स्टेप में पहुंचे, स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में अब हम देखेंगे जो 81 लिख गया है उससे हमें मतलब नहीं क्योंकि वो बदल चुका है। अब हम देखेंगे कि 42 से लेके 11 तक फिर से कौन सा छोटा नंबर है। अब छोटा नंबर है यहां पे 11। अब 11 में 2 डिजिट है, उनको आपस में ऐड कर दिया गया भैया, ऐड किया गया, 1 और 1 2 होता है और 2 का स्क्वायर लिख दिया गया है, और वो आ गया 81 को शिफ्ट किया और स्क्वायर को आगे लिख दिया, 4 आ गया, फिर पूरा उतार दिया हमने। अब स्टेप नंबर 3 में पहुंचे, यहां तक चूंकि हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे देखेंगे कि अब छोटा नंबर कौन सा भाई। अब इसमें छोटा नंबर है 16। अब 16 को आपस में 1 डिजिट में जब हम ऐड करेंगे, इसका आपस में नंबरों को ऐड करेंगे तो 6 और 1 कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को यहां लिखा और फिर पूरा उतार दिया हमने। और देखिए यहां तक अरेंज हो चुका है, 42 से इधर फिर छोटा नंबर देखेंगे तो फिर छोटा नंबर है भाई हमारा 17, और 17 में 7 और 1 को ऐड करेंगे 8, और 8 का स्क्वायर 64, 49 को शिफ्ट किया, शिफ्टिंग भी हो रही है इसमें, शिफ्टिंग भी हो रही है, 64 लिखा फिर पूरा उतार दिया हमने। अब मेरे पास इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में छोटा नंबर है भाई 42। 42 में 4 और 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, देखो 36 लिखा फिर पूरा उतार दिया हमने। अब लास्ट में जो नंबर बचा 68 आपस में बढ़ा है, 8 और 6 कितना होता है भाई 14, 14 का स्क्वायर 196, देखिए 196 लिखा पूरा कर दिया। अब यहां तक तो स्क्वायर फॉर्मेट की बात चली, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को उठाया और स्क्वायर फॉर्मेट आपके सामने ले लिया। अब इसके बाद जो बात चली वो थोड़ी डिफरेंट हुई, आप लॉजिक लगाइए, दिमाग देखिए क्या हो रहा है। बाद में इन्हीं नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, इन्हीं नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में भाई लिख दिया है। कैसे, क्या लिखा, सबसे पहले छोटा कौन सा है 4, उसके बाद 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 196 और लिख दिया
7th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ये देखिए, ठीक। अब आपने इसमें पूरे में लॉजिक को फाइंड आउट कर चुके हैं आप लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी विद्यार्थी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपके सामने डाल रहा हूं, जरा इसको समझेंगे। एक इनपुट मैंने लिखा, सेम जो लॉजिक तुमने यहां पे फाइंड आउट किया है उसी लॉजिक पर आधारित मैंने एक इनपुट लिखा आपके सामने। मैंने लिखा 22, फिर मैंने लिखा आपके सामने 38, फिर लिखा मैंने आपके सामने 19, और फिर लिखा मैंने आपके सामने 13, और फिर एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 6, और फिर ले लेते हैं एक लिखा मैंने 12। ये लीजिए, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, देखिए इसकी भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग करके। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसको अरेंज करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए। तो इसमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ये देखकर आंसर देने वाला क्वेश्चन है। कुल कितने स्टेप चाहिए, तो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो 6 बार तो आप लोग चलेंगे स्क्वायर के फॉर्मेट में, और 7वां जो स्टेप लगेगा वो क्या स्टेप लगेगा, उसको टोटल असेंडिंग में अरेंज करने के लिए। तो इसको अरेंज करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए भैया, तो स्टेप चाहिए टोटल इसमें कितने, 7, ठीक। क्योंकि नंबर कितने दिए गए हैं, आपके 6 दिए गए हैं। लेकिन अब यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब यहां पे डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे। डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि 4th स्टेप में अरेंज करने के बाद, जैसे उसने एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे रखा, क्या रखा कि 4th स्टेप में अरेंज करने के बाद, 4th स्टेप में क्वेश्चन है बाएं से दूसरा नंबर, बाएं से दूसरा नंबर तथा दाएं से दूसरा नंबर या नंबरों का योग क्या है, योग पूछे आपसे, या अंतर क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन उसने फ्रेम किया कि 4th स्टेप में बाएं से दूसरे नंबर तथा दाएं से दूसरे नंबर का योग क्या है, या उनका अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, ठीक। तो अब इसको हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे या तो हम 4th स्टेप को समझें भाई, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट लॉजिक शॉर्ट ट्रिक बना लें, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको हम व्यवस्थित कर लें, अरेंज कर लें। तो 4th स्टेप में चलेंगे तो स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा भाई, सबसे पहले ध्यान से देखें, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर उठा लेंगे। सबसे छोटा नंबर है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 होता है। 36 लिखा, फिर 22 लिखा, फिर 38, फिर 19, फिर 13, फिर 12। अब 36 तो अरेंज हो चुका। अब यहां से देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 12 भाई। तो स्टेप नंबर 2 में लिख लेंगे। अब 12 में नंबरों को आपस में ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 लिखेंगे, 36, फिर 22, फिर 38, फिर 19, फिर 13। अब स्टेप नंबर 3 में चलेंगे, यहां तक अरेंज कर चुके हैं। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 13 है। तो 13 में 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 9, 36, 22, 38 और 19 हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे, यहां तक अरेंज कर चुके हैं। छोटा नंबर कौन है, 19, 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100 होता है। तो लिखेंगे 100, फिर 16, फिर 9, फिर उसके बाद 36, फिर 22, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 38। अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि 4th स्टेप, हम 4th स्टेप बना चुके हैं भाई। अब उसने ये कहा कि 4th स्टेप में बाएं से दूसरा नंबर तथा दाएं से दूसरे नंबर का योग क्या होगा, ठीक। तो अब आप इसको देखेंगे, 4th स्टेप में बाएं से दूसरा नंबर क्या है भैया, 16 है, 16 लिख लिया, प्लस दाएं से दूसरा नंबर क्या है हमारा, 22 है भाई, 22 लिख लिया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 16 और 22 टोटल कितना हो जाएगा भाई, 38। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो उसने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये 16 और 22 को ऐड कर देंगे। अब इसी में आपसे ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया जा सकता है
जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके सामने इसमें डाला जा सकता है, जरा देखेंगे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में कि भाई ये बताइए, इसी में आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत से पहला स्टेप क्या होगा। तो अंत से पहला या सेकंड लास्ट स्टेप दोनों का मीन एक ही होता है, ठीक। तो अब इसका जो है हमसे पूछा गया सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, तो सेकंड लास्ट स्टेप यानी कि सबसे आखिरी में आता है हमारा, सबसे आखिरी में बनेगा सातवां स्टेप भैया। तो अंत से सेकंड लास्ट, तो अंत से सेकंड लास्ट स्टेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छठा स्टेप, ठीक। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा क्या होगा। तो क्या होने के लिए हमको इसे पूरा अरेंज करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं, इसका बनेगा पांचवा। तो अब हम लोग 36 तक अरेंज कर चुके थे, अब इसमें छोटा नंबर कौन सा, 22 है, 2 और 2 4 हो गया भाई। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, और फिर लिखेंगे 100, और फिर लिखेंगे आपके सामने फिर से 16 आ जाएगा, 16 और फिर 9 और फिर 36, अब बचा 38। अब इसको भी स्क्वायर के रूप में लेंगे तो 38 को 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई। तो ये हो जाएगा 121, 16 और फिर 100 और फिर 16 फिर 9 फिर आपका आ जाएगा 36। अब जो सातवां स्टेप जाएगा, सातवां स्टेप क्या जाएगा भाई, सातवां स्टेप जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, 9, 16 2 बार है इसलिए 2 बार 16 आ जाएगा भाई। फिर उसके बाद इसमें क्या है भाई, 36 है, 36 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 121 आ जाएगा। तो अब उसने ये कहा कि इसका सेकंड लास्ट स्टेप क्या होगा, तो ये आपका बनेगा सेकंड लास्ट स्टेप, जो छठा वाला जो कंप्लीट अरेंज करके आए हैं, ठीक है। सेकंड ये लास्ट है, लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप ये आपका हो गया भाई, ठीक। तो क्या प्रॉपर आपको आंसर देना पड़ेगा, प्रॉपर आंसर 121, 16, 100, 16, 9, 36 इस तरीके से, ठीक। तो इसमें इनपुट में हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लॉजिक को फाइंड आउट कर लें। जब लॉजिक मेरा फाइंड आउट हो जाता है तो मुझे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। लॉजिक को फाइंड आउट करना आपकी प्रायोरिटी होगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉजिक्स इसमें फ्रेम किए जाते हैं, जैसा कि आज आपने देखा, ठीक। तो अभी इसमें और भी चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने जब हम लेवल 2 पे पहुंचेंगे तो लेवल 2 थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का लेवल 2 होगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। देखिए मैं आप सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को ऑनलाइन देखते हैं या जो चैनल पर वीडियो देखते हैं, उनसे मेरी केवल यही एक दरखास्त है कि जो भी चीज आपको यहां पर बताई जा रही है उसको बहुत अच्छे से आप स्टडी करें, और फिर उसके बाद कहीं से किसी बुक से किसी प्रैक्टिस सेट से आप उठाकर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, और ये देखें कि जो गगन सर ने जो लॉजिक बताए हैं क्या उनके बिहाफ पर क्वेश्चन कोई मिल रहा है, और मिल रहा है तो क्या हम उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो कितने मिनट में कर पा रहे हैं। देखिए यहां पर थोड़ी सी स्पीड आपकी कब बनेगी, अक्सर करके विद्यार्थी कहता है सर हम क्वेश्चन तो लगाते हैं मशीन इनपुट के लेकिन मेरी स्पीड नहीं बन पाती है। तो स्पीड आपकी कब बनेगी, स्पीड आपकी तब बनेगी जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा और जब आप लॉजिक को जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे। जब तक लॉजिक आप फाइंड आउट नहीं करोगे आप सोचते रहोगे भैया, है कि नहीं, तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट ही बताए जा सकते हैं, प्रयास हमारा यही रहेगा। और अगले वीडियो जब भी हम इसका वीडियो आप अगला जो वीडियो टाइप 2 इसमें डालेंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हो, ठीक है। तो और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और देखने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके सामने यहां पर कोई एक इनपुट हमने लिख दिया और एक इनपुट ले आए, ठीक है। इनपुट में जैसे मैंने लिखा everyone want to go, ये देखें
एवरीवन वांट टू गो, ठीक है। तो अब यहां पे एक मैंने बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप नंबर 1 में गए भाई हम, और इसका स्टेप नंबर 1 में जब हम गए तो हमने लिखा वांट एवरीवन टू गो, गॉट इट। फिर मैं इसके स्टेप नंबर 2 में गया और मैंने लिखा टू वांट एवरी वन गो, ठीक है। और मैं स्टेप नंबर इसके 3rd में गया, और जब स्टेप नंबर 3rd में गया तो मैंने लिखा 1 टू वांट EVERY एवरी गो, गॉट इट। अब मैं स्टेप नंबर 4 में गया और मैंने लिखा गो वन टू वांट एवरी वन तो यहां आ चुका है, एवरी लिखा। और 5वें स्टेप में गए और मैंने लिखा एवरी गो 1 टू वांट, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहां पे देखेंगे आप सभी लोग, और फिर मैंने लास्ट में लिखा, ध्यान से देखेंगे, स्टेप नंबर 26 मैंने लिखा 25 15 5 फिर 15 और फिर 20, ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है, और इसमें मैंने लिखा कि 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। गाइस सभी लोग ध्यान से देखें, चलें भाई। ये देखिए, इसमें नंबर भी अपीयर हो रहे हैं। नंबर कहां से अपीयर हुए, चलो देखने का प्रयास करेंगे, समझें। ये एक इनपुट दिया हुआ था कि एवरीवन वांट टू गो। अब यहां पे सबसे पहले वांट आया, पूरा उतार दिया। फिर वांट को शिफ्ट किया, 2 लिखा, फिर पूरा उतार दिया। फिर 2 को शिफ्ट किया, 1 लिखा, फिर पूरा उतार दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस इनपुट गाइस, क्या चल रहा है इसमें? तो देखिए बहुत ध्यान से, इसमें जो चल रहा है वो ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर को अरेंज किया गया है, प्लस अगले स्टेप में उसको शिफ्ट किया गया है। समझ में आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर को लिया गया है और आगे अगले स्टेप में उसको क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया भाई। तो सबसे पहले W डिसेंडिंग ऑर्डर में आया भैया, पूरा लिख दिया। अब W के बाद T है और वांट को शिफ्ट किया, T को लिखा, 2 लिखा, फिर पूरा शिफ्ट कर दिया। फिर 1 है यानी O है, फिर लिखा, पूरा शिफ्ट कर दिया। फिर गो है यानी G है, लिखा, पूरा शिफ्ट कर दिया। फिर आया एवरी। अब मुद्दा ये है कि ये जो नंबर अपीयर हुए ये कहां से अपीयर हुए, तो बड़ा सिंपल सा है भाई। देखिए ये सब कुछ उथल पुथल इस मशीन इनपुट में होता है, और ये कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लैरिटी आपके सामने निकल के आएगी भाई। अब यहां पे ये देखिए लास्ट का जो लेटर है, अब यहां पर आपको लेटर के कोड भी पता होने चाहिए। जब लेटर के कोड पता होंगे तो ही आप आंसर निकाल पाओगे। तो जो लास्ट लेटर है, लास्ट वाला लेटर क्या है यहां पे, बाई का कोड कितना दिया हुआ है, 25 डिक्शनरी में। बाई का कोड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी को पता होगा, ठीक। तो बाई का कोड कितना है, 25। ओ का कोड कितना, लास्ट लेटर का 15, ई का कोड 5, फिर ओ का 15 और टी का 20। इस तरीके से कोड लिख दिए गए हैं लास्ट लेटर के, और लिख दिया 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। ठीक है भाई। तो अब ये एक क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अब कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके सामने फ्रेम किया जाता है
तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सब लोगों ने क्या किया है, लॉजिक को फाइंड आउट कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन डाल देता है और ये कहता है कि इसका भाई 6th स्टेप क्या होगा या 5th स्टेप क्या होगा, तो जो लॉजिक तुमने फाइंड आउट किया है उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के क्वेश्चंस को क्या करना होगा बेटे, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक आज मैंने आपको बताए हैं, इन लॉजिक पर जो मैंने आज आपसे चर्चा की है, तो ठीक है, इन लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आगे के क्वेश्चंस और भी हम लोग जब अगले टर्न पे मिलेंगे, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और ध्यान रखें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग मिलेंगे तो इसके टाइप 2 को लेकर साथ में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने का बताने का हम प्रयास करेंगे। और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है और अगर या कोई सुझाव आपको देना है तो हमारे या किसी लेटेस्ट अपडेट के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।